डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। मतलब पूरी शिक्षा का कुल जमा उद्देश्य है किरदार खड़ा करना। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सेट्स। सेट्स क्या होता है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कौन कौन से कलेक्शंस को हम सेट कह सकते हैं और कौन कौन से कलेक्शंस को हम सेट नहीं कह सकते। आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक तो यह है एप्लीकेशन ऑफ सिंबल ई। एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंबल। इसी के साथ हम एक और भी सिंबल यूज करते हैं, ये। तो हम इन दोनों सिंबल्स का एप्लीकेशन देखेंगे कि इन दोनों सिंबल्स का हम कहां कहां यूज करते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा टॉपिक मैं इरेज कर दे रहा हूं, जब इसे पढ़ाएंगे तब फिर से लिख देंगे। हाँ, देखिए ये जो ई जैसा सिंबल है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, या फिर हम कह सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ, या कह सकते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक सेट ले लेते हैं एस। यह सेट रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन शुकाहाबाद। कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन शुकाहाबाद, यानी शुकाहाबाद में रहने वाले लोगों का समूह। शुकाहाबाद में रहने वाले लोगों का कलेक्शन हम एस सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक और सेट ले लेता हूं कैपिटल ए। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन आगरा। कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन आगरा। इन दोनों सेट को याद रखिएगा। एस सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन शुकाहाबाद, और ए सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन आगरा। ठीक है, यानी आगरा में रहने वाले लोगों का कलेक्शन। तो अब हम इस सिंबल को यूज करके देखेंगे। जैसे मैं अपने लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरा नाम लव है और मैं शुकाहाबाद में रहता हूं। तो मैं इस सिंबल का यूज यहां कैसे कर सकता हूं? देखिए, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं लव बिलोंग्स टू शुकाहाबाद। ठीक है, अब अगर इस सिंबल का यूज करना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं लव बिलोंग्स टू की जगह पर ये सिंबल लगा देंगे, और शुकाहाबाद की जगह पर हम कैपिटल एस लिख देंगे। इसका सेंस ये निकलेगा कि लव बिलोंग्स टू शुकाहाबाद, या लव इज अ मेंबर ऑफ शुकाहाबाद। शुकाहाबाद का एक मेंबर है लव। ठीक है, अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूं लव बिलोंग्स टू आगरा? ए क्या माना था हमने? कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिव इन आगरा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कलेक्शन की लव बिलोंग्स टू आगरा? नहीं, क्योंकि मैं आगरा में तो नहीं रहता। तो इसलिए यहां पर ये सिंबल नॉट बिलोंग्स टू का लगाएंगे। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है,
तो आपको समझ में आया कि कहाँ हम ये ई सिंबल का प्रयोग करते हैं, कहाँ नॉट ई का। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या इज ए मेंबर ऑफ या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ। लव इज एन एलिमेंट ऑफ शुकाहाबाद। शुकाहाबाद का एक मेंबर या एलिमेंट है लव। लव डज नॉट बिलोंग टू आगरा। लव इज नॉट अ मेंबर ऑफ आगरा। लव इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आगरा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में करा लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक सेट है कैपिटल ए, और इस सेट को डिफाइन कर रखा है इन्होंने। इसके अंदर जो एलिमेंट्स या मेंबर्स आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल this or this in the blank spaces. In the blank spaces. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है 5 ब्लैंक स्पेस ए। सेकंड पार्ट दे रखा है 8 ब्लैंक स्पेस ए। थर्ड पार्ट 0 ब्लैंक स्पेस ए। फोर्थ पार्ट 4 ब्लैंक स्पेस ए। 2 ब्लैंक स्पेस ए। 6 पार्ट में दे रखा है 10 ब्लैंक स्पेस ए। ठीक है, तो इस ब्लैंक स्पेस में हमें सिंबल्स को इंसर्ट करना है। ये 2 सिंबल्स हमको दे रखे हैं, इन सिंबल्स को इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए मैंने अभी एग्जांपल लेकर के समझाया था अपने नाम का और अपने शहर का, कि जैसे मैं शुकाहाबाद में रहता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि लव बिलोंग्स टू आगरा। आगरा में रहने वाले लोगों का सेट मैंने क्या माना था, ए माना था ना। इसी तरह यहां पर बताइए ए हमें क्या दे रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 इन मेंबर्स का सेट है ए। ठीक है, तो ये बताओ कि 5 इस सेट का मेंबर है क्या? क्या इस कलेक्शन के अंदर 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो हम यहां पर ये सिंबल लगा देंगे बिलोंग्स टू का। ठीक है, 8 इस सेट का मेंबर है क्या? नहीं है, तो हम इसमें सिंबल लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू का। 0 इस सेट का मेंबर नहीं है ना, इसलिए यहां पर भी सिंबल लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू का। अच्छा, 4 इस सेट का मेंबर है तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। 2 इस सेट का मेंबर है तो हम ये सिंबल लगाएंगे। 10 इस सेट का मेंबर है, नहीं है, तो इसलिए यहां पर नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कहां हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे और कहां नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। क्या सीखेंगे? रिप्रेजेंटेशंस
ऑफ सेट्स। तो देखो दोस्तों, सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना। अब ये क्या होता है, फिर से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हमें पहले एक सेट मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि V कोई सेट है। V सेट है कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabets. In English alphabets. हमने एक सेट V मान लिया, और ये V क्या है, कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabets। देखो अभी मैंने ये जो लिखना का तरीका यूज किया है, अभी ये सेट को मैंने जिस तरीके से लिखा है, ये लिखने के तरीके को कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड, है ना। कहने का मतलब हमने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस सेट के अंदर जो जो मेंबर्स आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे उसे हम यहां पर रख देंगे। जैसे हम जानते हैं कि कौन कौन से वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ए, ई, आई, ओ, यू। आखिरी में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कहने का मतलब जब हमें किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस सेट के सारे एलिमेंट्स रख देते हैं, है ना। तो इस सेट के अंदर यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो हमने इसमें रख दिए। यह इस सेट की क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं मालूम है? टेबुलर फॉर्म इसलिए कहते हैं कि हम इस तरह से एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बीच में एक टेबल है। जैसे हम टेबल पर ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं, उसी तरह से यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम एक टेबल मान लेते हैं, और टेबल के बीच में हम ऑब्जेक्ट्स को रख देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स इसमें आएंगे वो आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अच्छा अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से हम जब किसी सेट को लिखते हैं तो हमें ये अलग अलग मेंबर्स इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सारे मेंबर्स की जगह पर केवल हम एक एलिमेंट लिख देते हैं एक्स, और फिर इस एक्स को हम आगे डिफाइन कर देंगे। यहां पर एक कॉलन का सिंबल लगाते हैं और लिख देते हैं आगे कि एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये स्पेलिंग सही कर लो। हाँ, तो यहां पर क्या है, हमें अलग अलग मेंबर्स या एलिमेंट्स को रखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने केवल एक एलिमेंट को यहां पे रखा
और उसको आगे डिफाइन करती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने सिंबल लगाया है कॉलन का, इस कॉलन के सिंबल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट। और हिंदी में हम लिख सकते हैं इस तरह। मतलब x इस तरह है कि x इंग्लिश अल्फाबेट का कोई वॉवल है। समझ में आया? x इस तरह है कि x इंग्लिश अल्फाबेट का कोई वॉवल है। तो ये मतलब होता है कॉलन के सिंबल का सच दैट या इस तरह। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें कि सेट मैंने पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिखा था कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, फिर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखाया, और ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दिखाया। और मैंने आपको ये भी समझाया कि रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे इमेजिनेशन कर लेते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एक टेबल है और टेबल पे जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं वैसे ही यहाँ पर हम एलिमेंट्स को रख देते हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं और मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं। देखिए, हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को समझ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए, हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और आपको रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखाना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख करके दिखाएंगे? देखिए, x इज एन इंटीजर एंड x कहां से कहां तक है? -3 से बड़ा, 7 से छोटा। a एक सेट है x इस तरह से कि x एक इंटीजर है और x -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही सारे एलिमेंट्स तो -3 और 7 के बीच में इंटीजर होंगे, है ना? समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, बी। बी ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जहां x नेचुरल नंबर है लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो 6 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? हम जानते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5। तो 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हमने 6 नहीं लिखा क्योंकि लेस देन 6 नेचुरल नंबर ही केवल इसमें लिखना है। ठीक है। थर्ड, सी। सी एक सेट दे रखा है, उसमें x इस प्रकार है कि x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो इसके अंदर हम एलिमेंट्स क्या क्या लिखेंगे? 17 की डिजिट्स का सम कितना होगा? 8। 26, 2 + 6 8। 35, 3 + 5 8। 44, 4 और 4 का एडिशन क्या होगा? 8, है ना? और 53,
अब हम इन्हीं डिजिट्स को पलट करके लिख देंगे 53, 62, 17 का पलट करके लिखेंगे तो 71 आएगा। समझ में आया? डी, डी ऐसा एलिमेंट्स का सेट है जहां x इस प्रकार है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवीजर है। तो 60 के डिवीजर और साथ के साथ वो डिवीजर प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो हम एक काम ना करें कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें वो नंबर्स पता चल जाएंगे जो 60 के डिवीजर होंगे और साथ के साथ प्राइम होंगे। डिवीजर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनसे 60 डिविजिबल हो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो होगा। तो आपने देखा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 ये तीन प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, यानी 60 इन तीन प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। 60 के ये तीन प्राइम नंबर डिविजर्स होंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। अभी 4th, 5th और 6th पार्ट करने को रह गया है, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम 5th और 6th पार्ट देखते हैं। देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये एक सेट है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर्स का। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? T, R, I, G, O, N। हाँ, अब यहां हम O को रिपीट नहीं करेंगे। देखो O हम पहले से लिख चुके हैं, तो बेवजह रिपीट करने से क्या फायदा है ना। तो अब सीधा हम M लिखेंगे, इसी तरह E लिखेंगे, T को भी रिपीट नहीं करेंगे, R लिखेंगे, Y लिखेंगे। अच्छा, R पहले आ चुका था तो R लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हटा दो। हाँ, तो इसमें वो सारे लेटर्स आ गए जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी हम बेटर वर्ड में जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारे लिख देंगे, क्योंकि हमें F एक सेट दे रखा है ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। मुझे लगता है आपके ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे सेट्स हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ये सेट हमको दे रखा है 3, 6, 9, 12, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इन सारे एलिमेंट्स को हम केवल एक एलिमेंट x से शो कर देंगे और आगे डिफाइन कर देंगे सच दैट का सिंबल लगा करके कि x क्या है। अब देखिए, आप यहां पे ऑब्जर्व करिए 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 3 के मल्टीपल हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, है ना। तो ये जो 3 के मल्टीपल्स हैं इन्हें हम 3n से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फिर यहां पे हमें n बताना पड़ेगा कि n क्या है। n एक नेचुरल नंबर है और n कहां से कहां तक है, तो यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि n 1 से तो बड़ा है या उसके इक्वल है, n 1 से बड़ा या उसके इक्वल, और किसके बराबर? 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर आप देखिए क्या पैटर्न बनना है। यहां ये आप 2 का मल्टीपल्स मतलब समझ लेना, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है 2 के मल्टीपल्स। देखिए ये सारे 2 के पावर्स हैं, मतलब 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻1, 4 को लिख सकते हैं 2⁻2, 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, 16 को लिख सकते हैं 2⁻4 और 32 को 2⁻5, है ना। तो अब यहां पर
इन सारे एलिमेंट्स को हम x से डिनोट कर देंगे और डिफाइन कर देंगे कि x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहां पर हमें n बताना पड़ेगा क्या है, तो हम कह देंगे n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी है और 5 के बराबर या उससे छोटी है। ठीक है, हाँ। अब ये देखिए 525, 125, 625, ये क्या है, ये भी 5 की पावर्स हैं, वो 2 की पावर्स से, ये 5 की पावर्स हैं। 5 पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3 और ये क्या है 5 रेज़ टू पावर 4। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को केवल एक सिंगल एलिमेंट x से दिखा देंगे और बता देंगे कि x किसके बराबर है, 5 रेज़ टू पावर n, जहां n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहां से कहां तक कन्फाइंड है, n की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी है और 4 के बराबर या उससे छोटी है। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए 2, 4, 6, ये क्या है, क्या ये 2 की पावर्स हैं, क्या 6 2 की कोई पावर होता है, नहीं, लेकिन ये तीनों के तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 1, 4 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 और 6 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब हम इन सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट x से दिखा दे रहे हैं, जहां x क्या है, x है 2 मल्टीप्लाई n और n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है और n कहां से कहां तक कन्फाइंड है, n की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। तो हम बस इतना लिख देंगे, या हमें कुछ लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स तो 1 से ही शुरू होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं और ये आगे इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं, इसलिए बस इतना काफी है इसे सेट वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब इन सबको आप क्या कहेंगे, ये क्या दिख रहे हैं आपको, इसमें कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा 100 को क्या लिखेंगे, 100 को 10 स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे नंबर्स स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर्स किसके हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक। तो इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को हम एक सिंगल एलिमेंट x से डिनोट कर देंगे और x इस तरह से है कि x इक्वल टू 2 पावर n नहीं लिखेंगे, इस बार n पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स हैं। तो हम लिख देंगे n स्क्वायर्स और n की वैल्यू कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट है, 1 से लेकर 10 तक। तो बताओ ये सब समझ में आया, नोट कर लो इसे। यहां ये और दिखा देना कि n नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर आप इतना लिखा छोड़ दोगे तो फिर फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, डेसिमल्स भी आ जाएंगे। हमें केवल n नेचुरल नंबर से दिखाना है, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। कहने का मतलब ये सारे सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखाना है। तो रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना मालूम है, कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो रख देंगे। जैसे कि ए सेट हमको दे रखा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इस प्रकार है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो देखो भाई ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, इस तरह से ये ऑड नेचुरल नंबर्स आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई लिमिट तो होगी नहीं, कहीं एंड तो होंगे नहीं, इसलिए हम यहां डॉट डॉट साइन लगा करके दिखा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं x इज एन इंटीजर और x के लिए हमें क्या दे रखा है कि x -1/2 से 9/2 के बीच में है, ठीक है भाई। तो -1/2 और 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, देखिए -1/2 का मतलब है -0.5 और 9/2 का मतलब है 4.5, यानी -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन होगा,
माइनस 0.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर होगा 0, फिर आएगा 1, उसके बाद 2, और इस तरह से 4 तक हम इंटीजर्स लिख देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इंटीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक, सी क्या दे रखा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, x स्क्वायर 4 से लेस है या उसके बराबर है। ठीक, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो क्या मैं इसमें 0 पुट कर सकता हूं, 0 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, हाँ अच्छा 2 इसलिए कर सकता हूं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर हो जाएगा और यहां पे इक्वल टू दे रखा है। क्या 3 पुट कर सकता हूं, देखिए 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा और 4 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 3 पुट नहीं कर सकता। अच्छा अब ये बताओ -1 पुट कर सकता हूं क्या, हाँ -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, है ना, जो कि 4 से कम है। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 के बराबर, ठीक है। तो इसलिए ये सारे एलिमेंट्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार मैं बता देता हूं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव के जितने भी नंबर्स होते हैं -3, -2, -1 और इसके आगे भी इंटीजर्स चलते चले जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर्स और साथ में 0, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं इंटीजर्स, है ना। जबकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होकर के आगे चलते चले जाते हैं, तो ये 1 के आगे या 1 के बराबर हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इससे लेस ये जो हम लिखते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, डेसिमल्स भी आ जाते हैं। खैर यहां पर ये डी देखते हैं, डी क्या दे रखा है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक लेटर है इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में एक वर्ड जो आ रहे हैं उनका कलेक्शन हमें यहां पर लिखना है। तो लॉयल वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, एल ओ वाई ए, तो ये सारे हम लेटर्स लिख देंगे यहां पर। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स इस प्रकार है कि एक्स साल का एक महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो बताओ कौन कौन से मंथ्स में 31 डेज नहीं होते हैं, जनवरी में तो होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो इसमें फरवरी लिख देंगे। फिर इसके बाद मार्च में 31 डेज होते हैं, नहीं लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद जून। अब सुनो, जुलाई में 31 डेज होते हैं और अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, तो जुलाई और अगस्त दोनों नहीं आएंगे। इसके बाद आएगा सितंबर, फिर आएगा नवंबर, ठीक है। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही सारे मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट लिखा है यहाँ, ध्यान रखना। F क्या दे रखा है, X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। X एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि K से पहले आता है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ K से पहले कौन कौन से लेटर्स आते हैं। K से पहले हम जानते हैं A B C D E F G H I एंड J, ये सारे लेटर्स आते हैं। लेकिन देखिए इसमें कॉन्सोनेंट कहा गया है कि X एक कॉन्सोनेंट है जो कि K से पहले आता है, तो A तो वॉवल हो जाएगा, इसे हटा देंगे, और किसे हटा देंगे, E को हटा देंगे, I को हटा देंगे, क्या रह जाएंगे, B C D F G H और J। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से, यहां से E हटा दो और यहां से I हटा दो, F G H I, F G H J। समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैचिंग दे रखी है,
कहा गया है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको लेफ्ट साइड में सेट दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में और राइट साइड में दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ये रोस्टर फॉर्म वाले सेट को सेट बिल्डर वाले फॉर्म से मैच करना है। 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 इनमें से कौन से सेट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? 1 2 3 6, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। बताओ क्या ये सबके सब प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, 1 यहां पर प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या यहां सबके सब ऑड नेचुरल नंबर है? नहीं, 2 नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। हाँ, x एक नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो हैं और 6 के डिवीजर भी हो। कहने का मतलब ये सारे के सारे 6 के डिवीजर भी हैं, तो इसलिए इसे हम सी पार्ट से मैच कर देंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में हमें 2 और 3 केवल ये दो एलिमेंट्स दे रखे हैं। 2 और 3 प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवीजर भी हैं, है ना। 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम नंबर ऐसा होता है जो 6 का डिवीजर हो? नहीं, तो इसलिए इसे हम इससे मैच कर देंगे। अच्छा, ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है ये जो लेटर्स है मैथमेटिक्स के हैं, तो ये आपका डी से मैच हो जाएगा। एंड लास्ट 1 3 5 7 9, हाँ ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से कम है, तो इसलिए ये बी पार्ट से मैच हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।